हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं करवाने जा रहा हूँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले मैंने ये वाला चैप्टर है जो फुल फ्लेज बढ़िया तरीके से विद स्पेशल नोट्स विद ट्रिक्स विद पिक्चर्स आपको करवा दिया है। अगर आपने वो देखना है तो उसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने पहले वो चैप्टर देखा हुआ है और आपको ये वाले सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी की एक टाइप है अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। एग्जांपल के साथ समझाना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। समझाता हूँ कैसे। ठीक है, मान लो ये खेत है, यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग 5 लोग। ठीक है, 5 लोग काम करते हैं और रोज़ के 100 रुपीज़ कमाते हैं। ध्यान से समझना। ठीक है, अब इनमें से 2 लोग बीमार हो गए तो बचे कितने, 3 लोग। अब 3 लोग काम करेंगे, 5 नहीं है, अब कौन कितने हैं, 3 लोग। तो 3 लोगों ने काम करके रोज़ कितना पैसा कमाया, 100 रुपीज़। तो बेसिकली जो 100 रुपीज़ है वो 5 लोग भी सेम 100 रुपीज़ कमा रहे थे और 3 लोग भी। इससे क्या पता चला, जो 2 लोग बचे हुए हैं वो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। चाहे वो 2 लोग हों चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ सिचुएशन अंडर विच पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल का मतलब होता है किसी काम करने योग्य। मतलब ऐसी सिचुएशन है जब सभी लोग, सभी फैमिली के लोग एक काम को करते हैं, पर जैसे मैंने एग्जांपल से बताया 5 और 3। ठीक है, पर अपनी पोटेंशियल से कम काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वो सिचुएशन होती है। एग्जांपल में, टू कल्टीवेट ए फील्ड ओनली 2 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। एक फील्ड को कल्टीवेट करने में के लिए, कल्टीवेट मतलब खेती बाड़ी करने के लिए 2 लोग रिक्वायर है सिर्फ। बट द होल फैमिली ऑफ 5 पीपल इज वर्किंग एज दे हैव नो एवर एल्स टू गो फॉर वर्क। मतलब कहने का ये मतलब है कि 2 लोग ही चाहिए काम करने के लिए, पर सारी फैमिली उसमें काम पे लगी ही है। तो बाकी जो 3 बचे हुए हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकारी है। ठीक है, शिकार है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चाहे आ जाए अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, चाहे आ जाए डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो सेम ही आंसर आप लिखोगे। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट आर द सेकेंडरी एक्टिविटी। ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है, ये सारा मैंने विद स्पेशल नोट्स ट्रिक्स से और इमेजेस लगा के सारा चैप्टर समझाया है। आप उसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से बताना है। द ऑक्यूपेशनल विच प्रोड्यूस फर्निश गुड्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी एज रॉ मटेरियल। जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एज ए रॉ मटेरियल क्या होता है कि जैसे मोबाइल बनाना है, उसके लिए फ्लैश लाइट चाहिए, ठीक है, कैमरा चाहिए और डिस्प्ले चाहिए, ये सारी रॉ मटेरियल है। जब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में कंबाइन किए जाते हैं तब एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एक्टिविटी, ये सारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, मैन्युफैक्चरिंग करना क्लॉथ की फ्रॉम कॉटन, कॉटन से। शुगर फ्रॉम शुगर केन। अब शुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल है, शुगर क्या है, प्रोडक्ट। कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल है और कपड़े क्या है, प्रोडक्ट। स्टील फ्रॉम आयरन, और आयरन और का मतलब क्या आता है, जहाँ से आयरन बनाया जाता है। ठीक है, आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल है, जैसे कच्चे माल से कुछ प्रोडक्ट तैयार करना। ठीक है, उसके बाद है दीज आल सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बिकॉज द फाइनल प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस नॉट बाय नेचर बट आल्सो मेड बाय मैन। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि नेचर द्वारा प्रोडक्ट को रीयूज़ करके या कुछ भी करके प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को भी यूज़ किया जाता है जो मैन मेड भी होते हैं, ठीक है। देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की कुछ क्या होती है प्रोसेस एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। अब कोई भी सामान बनाना है, ज़रूरी थोड़ी वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनेगा। अब फ़ोन कौन सा पेड़ पौधों से बनता है, वो मैन मेड के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कंबाइन करके ही बनता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेट अस टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ क्लॉथ की अगर एग्जाम्पल लें, थ्रो द प्राइमरी प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए कॉटन इज़ अ प्रोड्यूस बाय नेचर, जो कॉटन होती है वो नेचर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय अस इन दिस फॉर्म। हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पहले नेचर ने हमको दी, हमने उसको कन्वर्ट किया, किसमें, कपड़ों में कन्वर्ट किया या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टू कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है तो कुछ प्रोसेस होएगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होएगी। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, ठीक है। दिस कैन बी डन इन द फैक्ट्री, जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, और एट होम भी तैयार करते हैं विद सिंपल टूल्स से। कहने का ये मतलब है नेचर ने तो हमें दे दिया, पर उसको बनाने के लिए कुछ प्रोसेस की ज़रूरत होती है। उसको कपड़े की शेप देनी है या कोई पैड बनानी है, ठीक है, सैनिटरी पैड्स आती हैं, या कोई भी उसको कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए या तो फैक्ट्री में जाएगा या वो घर में बनेगा, ठीक है। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर टेरिटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। गिव विद सम एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करना है इसको एग्जाम्पल के लिए। टेरिटरी एक्टिविटी क्या होती है या टेरिटरी एक्टिविटी क्या होती है, ये बताना है हमने, ठीक है। जो एक्टिविटी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है उसको बोला जाता है ये एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस, जिसमें ऑक्यूपेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, कम्युनिकेशन की सर्विस देनी होती है, ट्रेड मतलब व्यापार की सर्विस देनी होती है, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो इसमें से आपने बेसिकली 4 या 5 याद रखनी है, एज इट इज़ याद रखनी पड़ेंगी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। These tertiary activity help in the development of the primary and secondary sector। हमने जो पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट कौन सी सेक्टर करवाती है, टर्शियरी सेक्टर। These activities by themselves do not produce a goods। ये एक्टिविटी अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती चीज़ों को, ठीक है, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। जो प्रोसेस है प्रोडक्शन करने की, उसको एड मतलब उसको एक शेप देती है, एक हेल्थ देती है, एक कॉन्सेप्ट देती है, एंड सपोर्ट करती है उस प्रोसेस को। सो दीज आर आल्सो नोन एज सपोर्ट सर्विस। तो इनको सपोर्ट सर्विस भी बोला जाता है, जो प्रोडक्ट को बनने में सपोर्ट देती है, ठीक है। अब मान लो किसी ने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है वो अपने घर पे रख लेगा, तो उसको शिपिंग ही करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन। तो कौन सी सर्विस की यूज़ होएगी, ट्रांसपोर्ट की। तो अगर टर्शियरी सेक्टर बढ़िया है तब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट अच्छी तरह होएगी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गए। थर्ड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, एग्जांपल के साथ बताना है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो हमारी नेचर के साथ जुड़ी होती हैं, जो हमारी मतलब आसपास सराउंडिंग के साथ जुड़ी होती है, वो होती है प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूडिंग डोज ऑक्यूपेशन, उसमें वो ऑक्यूपेशन होते हैं विच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैंस नेचर एनवायरनमेंट। आ गई ना वही बात, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, लम्बरिंग मतलब लकड़ी काटने का काम होता है जो,
एनिमल रेयरिंग, एनिमल पालना, फार्मिंग हो गया, ठीक है, एंड माइनिंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी प्राइमरी एक्टिविटी में काम आएंगे वो याद रखने पड़ेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी में जो काम आएंगे वो भी याद रखने पड़ेंगे, और टेरिटरी सेक्टर में जो भी काम आएंगे वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, जियोग्राफी का क्या सिलेबस है, या पॉलिटिकल का क्या सिलेबस है, हमको याद रखना पड़ता है ना, वैसे ही ये अलग अलग टाइप्स के सेक्टर है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे एग्जांपल क्या है, एनिमल रेयरिंग और डेयरी इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। डेयरी फार्मिंग भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, और एनिमल रेयरिंग भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। इन दिस एक्टिविटी में क्या आता है, फार्मर आर डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल, ठीक है। अब जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब एनिमल को क्या देगा, पिज़्ज़ा थोड़ी देगा खाने के लिए किसान, एनिमल्स को चाय पानी थोड़ी पिलाएगा, तो एनिमल्स के लिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, घास फूस, वही खाना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर, फोडर का मतलब क्या होता है, जंगली जानवरों का खाना, जिसको क्या बोला जाता है, फोडर, ठीक है। द प्रोडक्ट मिल्क इज़ आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। अब जो हमको पता ही है, जो मिल्क है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज इट इज़ फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल अदर एक्टिविटी। जो प्राइमरी सेक्टर है वो सारे सेक्टर का बेस माना जाता है, ठीक है। अब जो दूध है वो बनाया थोड़ी जा सकता है, ठीक है। अब दूध को तो गायें देती है या भैंस देती है, ठीक है। और बेसिकली ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होता है। आई होप ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 5th नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम जीडीपी इन इंडिया। मतलब बेसिकली ये बच्चे को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, याद ही नहीं रहता जीडीपी क्या चीज़ है, ठीक है। तो जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक देश है जिसके पास जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। प्रोडक्ट कौन से, फाइनल प्रोडक्ट जो बन के तैयार हो गए। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, एक दुकान है जहाँ पर 10 आईफोन पड़े हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट है, बने हुए हैं, ठीक है, बेचने के लिए तैयार। एक दुकान है जहाँ पर 50 आईफोन पड़े हैं पर उनकी फ्लैश लाइट के ऊपर काम होने वाला है, मतलब उनकी फ्लैश लाइट डालने वाली है। तो जो बिकेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होएगा कि जिसने अभी कुछ चीज़ को बनाना है। तो जिस देश में जीडीपी, जिस देश की ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जीडीपी क्या होती है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड। मान लो एक साल का टाइम दिया जाता है, इसको काउंटिंग, इसको कैसे मापा जाता है, एक साल में देखा जाता है कौन से देश में कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे वो बिकेगा भी ज़्यादा और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होएगा और देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर जाएगी, ठीक है। इन इंडिया में क्या होता है, माउंटेन टास्क ऑफ मेजरिंग, जो मेन टास्क होता है मेजरिंग का, कौन करता है जीडीपी की, द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जीडीपी को कौन काउंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो गवर्नमेंट के बड़े सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं, ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स, ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज में आपके बताओ कितने प्रोडक्ट हैं बेचने वाले, ठीक है, सभी तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विस, देयर प्राइजेज, एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। तब फिर बाद में ये जीडीपी का एस्टिमेट लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा इंडिया है, ये सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो ये इनके डिपार्टमेंट बने होते हैं। यहाँ पर तेरी ड्यूटी, तूने प्रोडक्ट गिनने कितने हैं, यहाँ पर सभी का प्रोडक्ट गिन के जो फाइनल है बिकने वाले, तो टोटल प्रोडक्ट गिन के वो सारी इंडिया के लेवल की, किसी भी देश के लेवल की जीडीपी को तैयार करती है कौन सी संस्था, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको जीडीपी का अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह समझाया भी हुआ है अपने नोट्स में। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इसका।
6 क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज़ डिसगर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा है। मतलब काम करने वाले लोग अगर 5 की ज़रूरत है, वहाँ पर कर रहे हैं 10 लोग काम, तो बेसिकली वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। तो आपने क्या करना है, सेम एग्जांपल पीछे वाली लिख ली है, ये वाली मत लिखना, 5 और 10 वाली सेम लिख लेना जो पीछे की थी, 3 और 5 वाली, ठीक है। तो ये वाले हमने ऊपर वाला मैंने करवा दिया है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम, जो ऊपर पढ़ लिया सेम क्वेश्चन वो दोबारा थोड़ी नीचे डिस्कस करेंगे। तो डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सेम ही एग्जांपल आ जाएगी, सेम ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली फाउंड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फाउंड की जाती है ये वाली, तो एग्रीकल्चर में होती है बेसिकली। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी आल्सो कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये हमने पीछे पढ़ा है, बिकॉज वर्कर्स परफॉर्मेंस बिलो देयर प्रोडक्टिव लेवल, जो वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि 5 लोग चाहिए, कर कितने रहे, 10 लोग सेम ही काम कर रहे हैं, को 5 लोग चाहे करे चाहे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट तब पाई जाती है बेसिकली एग्रीकल्चर में ज़्यादा। आई होप ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके 7th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बेटा अगला क्वेश्चन है 7, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर। 2 तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो तो सरकार जिसको पूरा का पूरा कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब सरकारी नौकरी। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होती है, प्राइवेट नौकरी, सीधी सी बात है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर। एन ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयर फॉर पीपल हैव अश्योर वर्क। मतलब कहने का ये है, रेगुलर का मतलब होता है चलती रहती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों का काम है जो रेगुलर तरीके में होता है। ऐसे नहीं है, मान लो मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को कल को बोल सकते हैं सर आप जाओ घर पे बैठो जाके, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। पर अगर मैं सरकारी नौकरी करता हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते, मेरे जो वर्क है वो रेगुलर है, ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देयर आर रजिस्टर बाय गवर्नमेंट, ये काम होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो सरकार द्वारा रजिस्टर होता है। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कोई भी चीज़, ठीक है। एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन, सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ेंगे जो भी डिपार्टमेंट है। विच आर गिवन इन वेरियस लॉ सच एज द फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट होते हैं मतलब जहाँ पर सरकारी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर काम करने को सभी को अधिकार है। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज मतलब कम से कम इतनी तनख्वाह तो दी जानी है। अब सर प्राइवेट देख लो कितनी कम तनख्वाह में लोग काम करते होते हैं बेचारों, ठीक है। सरकारी में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कम तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह बढ़िया तरीके से होती है, सेफ होती है उनकी लाइफ, ठीक है। परमानेंट ऑफ गारंटी मतलब परमानेंट होता है काम, ऐसे नहीं निकाल नहीं सकते, ठीक है। शॉप्स एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं जो सरकारी नौकरी को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़िया तरीके से चलाते हैं। These are also organized because they have some process, pursuits and produce, ठीक है। प्रोसेस होती है, प्रोड्यूसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो अपनी मर्जी से काम करता है, सरकार के निर्देशों में काम करता है, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो सरकार ने बोल दिया उस सेक्टर को वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाते हैं बच्चों को तो फ्री एजुकेशन, ऐसा नहीं है कोई हमसे पैसे ले सकता है, ठीक है। तो अपनी मर्जी नहीं कर सकता ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। आई होप ये वाला ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेम उसके ऊपर, व्हाट आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर सारे, ठीक है। एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज द सेक्टर विच इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको कोई भी सरकार नहीं चलाती, सिर्फ प्राइवेट चलाता है, ठीक है। कोई भी जॉब ले सकते हो आप, ठीक है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड सेक्रेड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे सेक्टर होते हैं छोटे लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जिनको नहीं चलाती, एक प्राइवेट बंदा ही जिनको चलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक है। दीज आर रूल्ड एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके, बट दीज आर नॉट फॉलो, उनको फॉलो नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे सरकारी स्कूल में तो बच्चे फ्री पढ़ते हैं, अब प्राइवेट स्कूल में थोड़ी फ्री पढ़ेंगे, वहाँ पर तो फीसें लगती हैं, वैन चार्जेस लगते हैं, बड़ी और भी चीज़ें लगती हैं। रूल तो बहुत होते हैं पर वो फॉलो नहीं करते, क्यों? क्योंकि सरकार उनको
कंट्रोल थोड़ी करती है, वो तो इंडिविजुअल कंट्रोल करता है कोई ना कोई, ठीक है। तो ये था सेक्टर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ठीक है। बढ़ते हैं इसके 9th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो 9th क्वेश्चन है इसका, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। डिफरेंस बताना है बिटवीन द फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, ये बताना। फाइनल गुड्स वो होती है जो बन के पूरी तरह तैयार है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, जो फाइनल गुड्स को बनने में जो गुड्स हेल्प करती है। जैसे फाइनल गुड है हमारे पास पेन, ठीक है, जो हमारे कॉपी पे लिखता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, जो पेन बनाने में हेल्प करती है। जैसे रिफल हो गई, ठीक है, पेन का कवर हो गया, उसका कैप हो गया, निब हो गई। तो जो चीज़ें बनने में तैयार करती हैं उसको तो बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल गुड तैयार होगी उसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। द गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर फाइनल कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन। तो फाइनल गुड्स क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कंजप्शन। ऐसी चीज़ जो कंजप्शन मतलब यूज़ करने योग्य हो। अब मैं मान लो मेरे पास पेन है, अगर उसमें निब भी नहीं है तो पेन किस काम का, तो चलेगा ही नहीं वो पेन। तो फाइनल गुड क्या होती है, जो पूरी तरह कंज्यूम करने में, कंजप्शन करने में हेल्प कर, मतलब यूज़ करने के तैयार है, उसको बोलते हैं फाइनल गुड। द गुड विच आर यूज अप इन द प्रोसेसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ऐसी चीज़ें जो फाइनल प्रोडक्ट को बनने में हेल्प करती हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब नेशन इनकम का मतलब क्या होता है, आमदन। नेशन मतलब देश की आमदन। जो देश की आमदन कौन सी गुड तय करती है, फाइनल गुड। मैंने बताया ना, एक तरफ आईफोन 10 पड़े हैं, एक तरफ 50 आईफोन पड़े हैं, तो बिकेंगे किसके, जिसके पूरे तैयार है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मतलब जो बनी नहीं है चीज़, जो अभी तक तैयार ही नहीं है, तो वो जो इंटरनेशनल जो इनकम है उसमें वो नहीं योगदान देगी नेशनल इनकम में, ठीक है। इसकी एग्जांपल है टेलीविज़न बन के तैयार है, ब्रेड बन के तैयार है, बेकरी बन के तैयार है, प्रोडक्ट बन के तैयार है। इसकी एग्जांपल क्या है, फ्लोर मतलब आटा। अब आटा, अकेला आटा क्या करेगा, उसकी रोटी बनेगी तब वो फाइनल गुड बनेगी, ठीक है। कॉटन, अकेली कॉटन क्या करेगी, उसका अगर कपड़ा बनेगा, रुमाल बनेगा, या जीन बनेगी, या पैंट बनेगी, तभी वो फाइनल गुड मानी जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद सेम क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेम एज इट इज़ ही लिखना जो ऊपर हमने किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे, हम जो नहीं पढ़ा वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10th क्वेश्चन तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं इसके 11th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 11th क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए, वेट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या उद्देश्य है और नरेगा के। नरेगा जो 2005 में एक स्कीम आई थी उसके क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो बेसिकली द स्कीम इज़ टारगेट द शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी लोग, एससी लोग एंड पुअर वुमेन्स हु सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी। उनको हेल्प करने में, उनको एम्प्लॉयमेंट देने में हेल्प करती है। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया था आपको स्पेशल नोट्स में। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ नरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। टू प्रोवाइड द लाइवहुड टू द पीपल। लाइवहुड मतलब जीने के लिए, कुछ देना, खाने पीने के लिए या काम करने के लिए। द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। दिस स्कीम गारंटी 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर। एक साल में 100 दिन काम देना ही होता है जो भी नरेगा के अंडर आते हैं, ठीक है। ऑफ एवरी रूलर मतलब गांव के लोगों को, हाउस होल्ड इन द कंट्री। रूलर मतलब गांव के लोगों को काम देने कितना, 100 डेज तक काम दिया जाता है इस स्कीम के अकॉर्डिंग। अंडर दिस स्कीम द ग्राम पंचायत कौन होती है, जो पंचायत होती है विलेज की। आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर। ऐसे नहीं है कि नरेगा में कोई भी अपना नाम लिखा सकता है, मैं भी लिखा सकता ना। गांव के गरीब से गरीब लोग क्या है, वो सरपंच की तरफ से रजिस्टर करवाते हैं वो, ठीक है। आगे उनका डाटा जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। हाउस होल्डर इशू जॉब कार्ड टू रजिस्टर द हाउस होल्डर, ठीक है। तो क्या होता है, उनके जॉब कार्ड बनते हैं, जैसे आधार कार्ड नहीं है वैसे उनका कार्ड बनता है नरेगा का, ठीक है।
द जॉब कार्ड इज़ लीगल डॉक्यूमेंट, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एंटायर ए पीपल टू टास्क फॉर वर्क अंडर द एक्ट। इस नरेगा एक्ट के अकॉर्डिंग सरकार से वो सबसे पहले सरपंच के पास जाएगा, सरपंच उसको उसके डॉक्यूमेंटेशन लेगा, फिर आगे सरकार के पास भेजेगा, फिर उनका कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गेट वर्क विद इन 15 डे, 15 डेज़ के अंदर उनको काम मिल जाएगा ऑफ द डिमांड ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे काम होएगा, जैसे सरकार ने पास किया एक पुल बनाना, तो कौन सा काम लोग करेंगे, वो नरेगा वाले सारे लोग काम करेंगे, ठीक है। फेलिंग विच अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वुड बी पेएबल। अगर सरकार, लास्ट लाइन में ये कहता है, अगर सरकार योग्य नहीं रही काम देने के लिए तो उसको, वो अगर काम नहीं दिया तो वो क्या देगी, अलाउंस मतलब भत्ते देगी उसको, फ्री ऐसे ही पैसे डाल देगी अकाउंट में। ये तो सरकार की गलती है ना, सरकार ने तो 100 डेज़ काम देना ही देना है, अगर ना दे पाई तो सरकार को एज ए अलाउंस देना पड़ेगा, भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है, गरीब लोगों को। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 12 क्वेश्चन भी पीछे हमने मिलता जुलता कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है हमने पब्लिक सेक्टर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होते हैं सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर होते हैं जिसको प्राइवेटली कोई भी कंपनी या आदमी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर, इट इज़ कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार चलाती है वो वाले। प्राइवेट सेक्टर का आता है, इट इज़ कंट्रोल एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल, मतलब अकेले आदमी चलाता है और ग्रुप चलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। सरकारी सेक्टर में आएगा, पब्लिक सेक्टर में आएगा, द मेन एम ऑफ द सेक्टर पब्लिक वेलफेयर। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन काम क्या होता है, लोगों की भलाई करना, ठीक है। द मेन एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन एम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, ठीक है। द सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन देती है सरकार, हेल्थ अच्छी करवाती है, फूड देती है, सिक्योरिटी ऑफ टू द पीपल, लोगों को सिक्योरिटी देती है। ये वाला सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल, लोगों को, ये वाला सिर्फ जो सेक्टर है लोगों को गुड्स मतलब चीज़ें प्रोवाइड करता है, कोई सर्विस नहीं देता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इंडियन रेलवे आ जाएगी, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, BSNL आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज लिख सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल लिख सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख सकते हो, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल क्या है, द रिलायंस हो गया है, TISCO कंपनी हो गई, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, अपना एक ग्रुप का नाम लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी ज्वेलर का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, प्राइवेट जो भी है, ठीक है। आई होप ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं इसके 13 क्वेश्चन की तरफ, जो है पढ़ के सुनाता हूँ मैं। सेम क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाला जो किया है सेम ही लिख सकते हो, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर के बारे में बताना है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताना है, सेम सारे पॉइंट यहाँ पर उठा के लिख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की अर्थव्यवस्था में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर देन 20% ऑफ द GDP ऑफ इंडिया। जितने भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनते हैं उसमें 20% किसके होते हैं, प्राइमरी सेक्टर के। इट एम्प्लॉयमेंट शेयर मोर देन 55%। यहाँ पर 55% लोग काम करने लगते हैं कौन से सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। फॉर एग्जांपल अगर देश में 100 लोग रहते हैं तो 55 लोग कहाँ से आएंगे, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट लेबरिंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर लेबरिंग मतलब काम करने के सबसे ज़्यादा लोग काम करने में व्यस्त है यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये 14 क्वेश्चन तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं इसके 15 क्वेश्चन की तरफ। एक पॉइंट रह गया, ठीक है। एक पॉइंट में क्या बोलना है उसके हमारे प्राइमरी सेक्टर के, इट कवर एग्रीकल्चर होता है, डेयरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री विच ऑल कंट्रीब्यूट द इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया की अर्थव्यवस्था में बढ़ने के लिए हेल्प करती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है। ये सारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 15 नंबर वाला, ठीक है। मैं करवाता हूँ वेट। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनेट द वेरियस कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब गांव में लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों रहते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं वहाँ पर मेनली। आजकल तो चेंज हो गया, आजकल तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पर बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो रूरल में
बेरोजगार हैं जो लोग ज़्यादा, वो क्यों है? ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। स्किल का मतलब होता है हुनर। अब उनमें कमी होती है स्किल और एजुकेशन की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल में जो बेरोजगारी है उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर लोगों के पास ना तो स्किल होती है ना तो एजुकेशन बढ़िया होती है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। दूसरा, डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, डोमिनेशन का मतलब होता है ज़्यादा होना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग डोमिनेंस किसके ऊपर होते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनको नई चीज़ों का पता ही नहीं होता। ठीक है, और उनको पता ही नहीं एग्रीकल्चर में क्या होना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पता होता है, उनको दूसरी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर रूरल एरिया आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर इज़ मोर। अब प्राइमरी सेक्टर में मोर क्या देखने को मिलती है? अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हमने पीछे पढ़ा डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या लोड है 5 बंदों की, कर रहे हैं 10 सेम काम। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा? वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की कमी होती है। गांव में कोई इंडस्ट्री खोलता नहीं, लोगों को जॉब ही नहीं मिलती, इसीलिए वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, even after more than 60 years the independence, more than 80% of people depend on agriculture। 60 साल हो गए हमें आज़ादी मिलने को, पर 80% लोग क्या है? सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देयर लाइवहुड जीने के लिए। चेंजेस ऑफ डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट आर वेरी हाई इन एग्रीकल्चर। पीछे पढ़ लिया, डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में, इसीलिए गाँव के लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, मतलब बेरोजगारी रह जाते हैं। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। लास्ट क्वेश्चन ये है, हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट, जो नौकरी है, अपॉर्चुनिटीज़ बी जनरेटेड इन द टूरिज़्म एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर, कि ऐसी क्या चीज़ हम करें जिससे सरकार क्या चीज़ करे जिससे अपॉर्चुनिटी मिले जॉब करने को लोगों को, किसमें? टूरिज़्म में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिलेटेड में। गवर्नमेंट शुड एनकरेज टूरिज़्म बाय प्रोवाइडिंग मोर फैसिलिटी टू बी टूरिस्ट के लिए मोर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अब जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाएंगे वहाँ का खाना पीना खाएंगे। ठीक है, वहाँ पर पैसे खर्चेंगे, मतलब उस देश का भी भला होएगा। तो टूरिज़्म जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अब इंडिया में थोड़ी कोई घूमने आता है बेसिकली, पर बाहर देश ज़्यादा जाते हैं लोग घूमने। ठीक है, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ठीक है, टूरिज़्म बढ़िया है। जहाँ पर टूरिज़्म अच्छा है वहाँ पर डेवलपमेंट भी बढ़िया आएगी। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट इन द इंडिया वेरी चीप। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है इंडिया में बड़ा चीप है एज़ कम्पेयर टू डेवलप नेशन। अब डेवलप नेशन, अब यूएसए में इलाज कराना हो कितना महंगा होता है, इंडिया में सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है करना। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी मर्ज इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशनल पैटर्न। अब वोकेशनल ट्रेनिंग भी करानी ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है व्यवसाय की ट्रेनिंग। अब मान लो एक बच्चे को 10th क्लास कर लिया। ठीक है, अब मान लो कोई फैमिली की ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई, उसमें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो क्या करेगा? उसको छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे। अगर उसने 10th तक कोई काम सीखा होता, कोई हुनर सीखा होता, मोबाइल बनाना सीखा होता या कोई भी सीखा होता, वो बेरोजगार नहीं रहता। ठीक है, तो एजुकेशन में ये ज़रूरी है वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक ट्रेनिंग। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी प्रमोटेड। रिसर्च कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, वो प्रमोट होना चाहिए, सरकार प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट शुड सेट अप मोर टेक्नोलॉजिकल पार्क। जो गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि उनका देश टेक्नोलॉजी सीखे और उनका देश भी बढ़ सके। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।